हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार इस वीडियो में। तो हम लोग आज आपके क्या है कि हमने 10 चैप्टर तो कर लिए थे। 11वें चैप्टर के हम लोग जो नोट्स हैं, वैसे हम लोग आपके क्वेश्चन जब करवाऊंगे उसके अंदर डिस्कशन कर लेंगे। वो नोट्स है हमारे त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है आपके। इसमें नोट्स हैं, बाकी आपको नोट्स क्या होने चाहिए, कंप्लीट याद होने चाहिए। तो जो जो नोट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, और किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है। तो हमारी पहली जो हेडिंग रहने वाली है, उस हेडिंग को आपको देखना पड़ेगा। वो है आपके रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। अब ये सब दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन होते क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है। अब देखो, ये कोई आप सबको पता है कि ये आपका एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है यहाँ पर? ये एक्स अक्ष है। ये आपका कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है, क्योंकि 3D में 3 अक्ष होती है। और ये कौन सा अक्ष हो जाएगा? जेड अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक कोई रेखा जा रही है आपके, एल रेखा है। वो आपके इस एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बना रही। कौन सा कोण बना रही? अल्फा कोण बना रही है। और वाई अक्ष के साथ यहाँ पर अगर ये बीटा कोण बना रही है, तो यहाँ ये जो कोण बनेगा, क्योंकि टोटल जो यहाँ से यहाँ तक कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, तो ये जो कोण बनेगा वो बनेगा पाई माइनस अल्फा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा वो बनेगा पाई माइनस बीटा। ऐसे करके ये आपके क्या बन गए हैं? कोण बन गए। अब इनको थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिंपल सी चीजें, एकदम बेसिक चैप्टर है जिसमें आपके फ्री के नंबर, आप लोग थोड़ी सी चीजें याद कर लो तो कोई समस्या है नहीं। अगर इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो दिक् कोण है आपके, क्या है आपके? दिक् कोण। तो दिक् कोण हो जाएंगे आपके अल्फा बीटा और गामा। क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा। यह हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। दिक् कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? अल्फा बीटा और गामा। और यहां पर आपसे पूछा गया है दिक् कोसाइन। क्या पूछा गया? दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, या कोस पाई माइनस अल्फा कोस पाई माइनस बीटा कोस पाई माइनस गामा। तो पाई माइनस अल्फा माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा। ठीक है। इसके बाद दिक् अनुपात। दिक् अनुपात किसी भी सदिश के, अगर सपोज आपके पास आर सदिश है, आर सदिश आपके पास सपोज देट ए आई कैफ और बी जे कैफ और सी के कैफ है, तो ये आपका ए, जे का गुणांक बी और के का गुणांक सी, ये तीनों ए बी और ये जो सी होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात कहलाएंगे। और दिक् कोसाइन आपको बताओ तो एल से भी लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? एल से। और एल कैसे आता है? ए अपॉन आर सदिश का परिमाण। एम कैसे आता है? बी अपॉन आर सदिश का परिमाण। और एन कैसे आता है? सी अपॉन आर सदिश का परिमाण। वैसे भी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। वैसे भी नोट्स जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना कल की क्लास में, इंपॉर्टेंट उदाहरण और सवाल जो 11.1 11.2 और विविध है, उसके अंदर सारी बातें वैसे भी बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो, एल बराबर कोस अल्फा भी होता है। कोस अल्फा मतलब ये हो जाएगा ए बटा आर सदिश का परिमाण। एम बराबर हो जाएगा कोस बीटा। क्या हो जाएगा? कोस बीटा। और ये हो जाएगा बी अपॉन आर सदिश का परिमाण। और एक हो जाएगा एन बराबर कोस गामा, यानी कि सी बटा आर सदिश का क्या हो जाएगा? परिमाण। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे भी हम लोग ये सदिश बीज गणित हमने जब 10वां चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोग सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। सारी बातें आपके सामने क्या कर दी थी, हमने डिस्कशन कर ली थी। तो मेरे हिसाब से इन शब्दों में ज़्यादा कोई दिक्कतें आपको आएगी नहीं और कोई समस्या भी है नहीं। कुछ स्पेशल नोट आपको ध्यान रखने हैं। स्पेशल नोट में क्या पॉइंट ध्यान रखना आपको, कि एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन 1 0 0 होती है। ध्यान रखना, कोई पूछ ले एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होती है, तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन 1 0 और 0 होती है। और यहाँ पर आपके सामने लिखा है वाई एक्स की दिक् कोसाइन। तो वाई एक्स की जो दिक् कोसाइन होगी आपके, जो आपके वाई एक्स की दिक् कोसाइन होगी वो हो जाएगी 0,1,0। ठीक है जी। और यहाँ पर पूछा गया जेड एक्स की दिक् कोसाइन 0 0 1। जेड एक्स की दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा आपके सामने? इधर 0 0 और 1। इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष खुद एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? वो बनाता है साहब आपके 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो 0 डिग्री बनाएगा, बाकी 90 बनाएंगे। ये आपको किसी भी हालत में क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन 1 0 0, वाई एक्स की दिक् कोसाइन 0 1 0 और जेड एक्स की दिक् कोसाइन 0 0 1। ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग।
मेरे हिसाब से कोई समस्या यहाँ तक आपको आएगी नहीं, एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं ये तो। ठीक है, आगे देखो, अगला बोला गया है, हेडिंग क्या है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालने के लिए पहले आपको सदिश निकालना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से ए बी सदिश चाहिए तो आपको याद हो तो मैंने ए बी सदिश निकालना आपको बता रखा। अगर मुझे यहाँ से इसका ए बी सदिश चाहिए तो ए बी सदिश निकालने का फॉर्मूला बताया था x2 माइनस x1 आई कैफ प्लस में y2 माइनस y1 जे कैफ और प्लस का z2 माइनस z1 के कैफ। ये आपके किसी सदिश को मिलाने का सदिश होता है जो मैंने आपको 10वें चैप्टर में बताया था। ठीक है, लेकिन इसके अगर दिक् अनुपात निकालना, दिक् अनुपात इस प्रकार से निकल जाएंगे। ए कैसे निकलेगा ये सामने आपके देखो हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने पूरा। ठीक है, अगर आपको पहला दिक् अनुपात निकालना है तो आप लोग लिखेंगे x2 माइनस x1, बी आपको निकालना है तो y2 माइनस y1 और सी आपको निकालना है तो z2 माइनस z1। ये किसी भी आपके पॉइंट के क्या निकल जाएंगे, यहाँ से दिक् अनुपात निकल जाएंगे। और दिक् अनुपात निकलते ही फिर दिक् कोसाइन में कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार का। ठीक है, आप लोग ये याद कर लो केवल और केवल, तो भी आपका काम तो चल ही जाएगा। इनसे भी, किनसे चल जाएगा साहब, इनसे भी आपका काम चल जाएगा। आगे वाला याद नहीं करोगे तो भी कोई समस्या है नहीं। ठीक है, कोई समस्या आपको आगे वाले में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। ठीक है, ये आप लोग याद कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। ये जो मैं आपके सामने इस ब्रैकेट के अंदर जो हाईलाइट कर रहा हूँ उनको, क्योंकि इसको लंबा चैप्टर खींचने का कोई सेंस नहीं बनता। ये तो सीधी सिंपल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी और याद करनी। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे कैसे नहीं वो मैं आपको पूरे बोर्ड के ऊपर वैसे भी पूरे इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे भी। ठीक है, ये आपके सामने है जी। ठीक है, ए अपॉन ये वैसे भी आर सदिश है। अगर आप लोग बात करोगे ना, यहाँ पर ये जो अंडर रूट ऑफ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, इसको आर सदिश का परिमाण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, आर सदिश का क्या बोला जाता है, आपके परिमाण बोला जाता है। तो कोई समस्या आपको नहीं है। बाकी सब जगह आर सदिश, अभी हमने ऊपर भी पहले वैसे भी यहाँ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। ये देखो ये वाली ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ हाईलाइट की हुई। नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगली जो हेडिंग है उसके ऊपर गौर करिएगा। दिए गए एक बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए बी सदिश के समांतर, कोई एक आपको बिंदु दे रखा होगा और दूसरी रेखा के समांतर अगर आपका सदिश पूछा जाए तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत काम की होगी। एक तो आपको सदिश रूप याद रखना। कौन सा रूप याद रखना आपको, एक तो सदिश रूप याद रखना है और एक आपको याद रखना है कार्तीय रूप। क्या याद रखना है, कार्तीय रूप। सारे याद होने चाहिए तभी आप लोग सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक बिंदु है सपोज x1 y1 z1 और एक बी सदिश है ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। ठीक है, इससे अगर आपको निकालना है तो इसका जो सदिश रूप होगा सीधा सीधा आपको ये याद रखना, किसी भी बिंदु से और एक सदिश से समांतर होने वाली रेखा का जो सदिश रूप होगा वो ये है। ये रेखा का क्या कहलाएगा, आपका सदिश रूप कहलाएगा। रेखा का क्या कहलाएगा, सदिश रूप। किसी भी हालत में ये क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए दूसरा कि हमें ये याद नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं, इजी वे में आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसका कार्तीय रूप निकालने के लिए इसका कार्तीय रूप भी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। ये इसका कार्तीय रूप है। ठीक है, सूत्र है, याद होने चाहिए। अब कैसे आया और कैसे नहीं आया वो अगर आप लोग लेके बैठ जाओगे तो फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगी, फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर कोई बिंदु से और किसी सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा जाए तो उसका सदिश जो रूप होगा वो आपको ये याद रखना, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश और उसका कार्तीय योग करना है x माइनस x1 अपॉन है। ये आपके क्या कहलाएंगे, आपको पता है ना, ये वाले ए बी सी, ये यहाँ पर इसके क्या है, दिक् अनुपात है। ए बी सी इसके क्या कहलाएंगे, आपके दिक् अनुपात कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, सिंपल सी चीज़ें याद होना चाहिए। x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना, इसके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उदाहरण, उस समय और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला क्या बोला है, अगली हेडिंग हमारे सामने है, दो रेखाओं के मध्य कोण।
कि दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज दैट ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है, तो आपको एक R सदिश दे रखा होगा A1 सदिश प्लस लेमडा B1 सदिश, और एक दे रखा होगा A2 सदिश प्लस म्यू B2 सदिश। दो अलग अलग सदिश दे रखे होंगे, उनके आपको बीच का कोण निकालना। तो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। ये ब्रैकेट वाला आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार का। ये इसका सदिश रूप में, अगर सदिश रूप दे रखा है तब आपको करना क्या है, याद हो जाना चाहिए, आपको B1 सदिश डॉट निकालना है B2 सदिश। मेरे को नहीं लगता किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत है, 10वें चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नीचे आएगा B1 सदिश का परिमाण और B2 सदिश का परिमाण का पूरे का आपको मापांक लेना। बार क्या है, मापांक, क्योंकि कोण माइनस में नहीं होगा तो इसलिए हमको क्या लेना है, इसका मापांक लेना, ठीक है। अगला है इसका कार्तीय रूप। अगला इसका क्या है, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में आपको अगर ये दे रखा है तो कार्तीय रूप याद करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो सदिश दे रखे होंगे, उसके दिक् अनुपातों को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, तो आपको कोई समस्या किसी प्रकार की कभी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो ये दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र है। ये तो आपको याद रखना है, सदिश रूप दे रखा हो ये लगाना है, कार्तीय रूप दे रखा हो ये। बाकी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सवाल में कार्तीय रूप दे रखा है तो उसको हम लोग चेंज करके सदिश रूप में भी ला सकते हैं और कोई समस्या भी नहीं आती किसी प्रकार की। ये भी तरीका होता है ना। कार्तीय रूप को किस में चेंज किया जा सकता है, इस कार्तीय रूप को चेंज किया जा सकता है सदिश रूप में। इस बात को ध्यान रखना, ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी कुछ इस प्रकार के समीकरण दे रखे होंगे जिसमें आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 चाहिए, सारे मान आपके सामने हो जाएंगे, कोई समस्या है नहीं, ठीक है। अब कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो MCQ वगैरह बन सकते हैं वो सारे यहीं से बनेंगे, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी। और कोई आपसे पूछ ले लंबवत की शर्त क्या होती है, तो साहब लंबवत की शर्त होगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। कोई रेखाएं लंबवत कब कहलाएगी, जब इसके दिक् अनुपातों का जो गुणनफल होता है वो 0 के बराबर आना चाहिए। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। बराबर में क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ये इसकी शर्त है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। और समांतर की शर्त ये A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। शर्त क्या हो जाएगी, A1 अपॉन A2 बराबर में B1 अपॉन B2 और बराबर में C1 अपॉन C2। ये आपको शर्त याद रखनी है सब, ठीक है। मैं मेरी तरफ से सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझा दूं, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ओके जी, ये आपको लंबवत की कोई शर्त पूछ ले इतना ही ध्यान रखना, लंबवत की शर्त और समांतर की शर्त पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। लंबवत की शर्त A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। समांतर की शर्त A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो कोई ज़्यादा समस्याएं आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की, आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगली जो हेडिंग है वो है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। अब रेखाएं या तो अलग अलग होगी या समांतर होगी, दोनों का अलग अलग आपको ध्यान रखना है। और पहली हेडिंग है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। अब समतलीय, समांतर और विषमतलीय में कुछ फर्क आएगा, मैं आपको बताता हूँ। विषमतलीय क्या होगी, यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सब जगह अलग अलग है, यहाँ B1 सदिश है, यहाँ B2 सदिश, बाकी यहाँ पर A1 सदिश और A2 सदिश तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर B1 सदिश और B2 सदिश, अगर सदिश दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं दोनों में, तब आपको रेखाएं विषमतलीय रेखाएं कहलाएगी। और विषमतलीय रेखाओं का जो अगर बीच की दूरी निकालनी वो ये है, बीच की दूरी अगर आपको निकालनी तो उसका सूत्र ये हो जाएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश हमने सीख रखा 10वें चैप्टर में। और A2 सदिश में से A1 सदिश माइनस करना है, फिर उन दोनों का क्या लेना है साहब, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना। फिर उन दोनों का आपको क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। और डॉट प्रोडक्ट हमें पता है। और नीचे B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश आएगा, उसका क्या लेना है, परिमाण लेना। क्या लेना है, परिमाण। इस बात को ध्यान रखना। बाकी ये बार वाला जो चिन्ह ये है ना, ये मापांक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, मापांक का। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका सदिश रूप होता है। कौन सा रूप होता है, इसका सदिश रूप होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर कार्तीय रूप आ जाए तो कार्तीय रूप का थोड़ा सा ये
तो सारणी की तरह करना होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सदी कार्तीय रूप बहुत कम ही आता है, कार्तिक हम लोग सदिश रूप में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आपको विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र ध्यान रखना है कि दो विषम तलीय रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो कैसे निकलती है, डिसाइड ये करना पड़ेगा। यहाँ सब जगह अलग होगा, पहले में अलग सदिश होगा, दूसरे में एक अलग सदिश होगा, ठीक है। अब मैं समांतर का आपको बता देता हूँ। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब समांतर का डिसाइड ये होगा, यहाँ आप लोग देखो यहाँ पर भी 20 सदिश, इधर भी 20 सदिश, मतलब अगर दोनों जगह आपको सदिश सेम नजर आ जाए, दोनों जगह सदिश क्या आ जाए, सेम नजर आ जाए, तो वो आपकी समांतर रेखाएं होगी। और समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी निकलती है वो इस प्रकार से निकलेगी, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की आएगी, ठीक है। बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश में से A2 सदिश में से A1 सदिश माइनस करना, उसका क्रॉस लेना और अपोन में B सदिश का परिमाण ले लेना, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब इतने से ही नोट्स हैं। अगर आप लोग ढंग से देखोगे ना, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर ये नोट्स आपको याद हैं, क्या करने हैं आपको, नोट्स याद करने। अगर आप लोगों को नोट्स याद करने हैं और अगर किसी बच्चे को नोट्स बढ़िया तरीके से याद हो जाते हैं तो मैं वादा करता हूँ कोई समस्या आपको इस चैप्टर में नहीं आएगी। कल की क्लास में हम लोग आपके जब क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आज शाम को तो लाइव क्लास है 8:30 बजे से, कितने बजे से आपके 8:30 बजे से ये जो वीडियो आ रहा है इसमें शाम को लाइव क्लास आ जाएगी। उसके अंदर हम लोग इसके MCQ छोटे छोटे एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उसको हम लोग कर लेंगे। बाकी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा चैप्टर, लेकिन एक 4 नंबर का, यूपी बोर्ड में 8 नंबर के सवाल आते हैं, तो बढ़िया बात, और क्या चाहिए। मैं तो इससे बढ़िया चीज़ तो नहीं हो सकती ना। इतना कम चीज़ें, इतनी कम चीज़ें पढ़ने के बाद आपको चीज़ें ध्यान रखनी, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, नोट्स, अगर सूत्र याद है ना, जिस बच्चे को उसको कोई समस्या नहीं आएगी, और जिसको सूत्र याद नहीं है वो गड़बड़ करेगा। तो शाम को लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें, बढ़िया तरीके से उनको हम लोग करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग जब फिर आएगी आपके क्लास, उसके अंदर हम लोग 11.1, 11.2 और विविध के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें फिक्स क्वेश्चन है। दो रेखाओं के मध्य की दूरी पूछी जाएगी, विषम तलीय और समांतर की, ठीक है। और दो रेखाओं के मध्य का कोण पूछा जाएगा। 3-4 प्रकार के सवाल बनते हैं, बढ़िया तरीके से इनको करेंगे और 100% हम लोग इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, क्लियर कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना और नाम लिखना कि सर इस चैप्टर के हमें नोट्स चाहिए, हम लोग आपको भेज देंगे। 6350096269, इनको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है साहब। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। शाम को लाइव क्लास MCQ की, और कल हम लोग इसके 11.1 और 11.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले।